बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बाईमॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से। जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन हर कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनता। जिन कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनता है उन्हें कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और मॉलिक्यूल के दरमियान हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता जब भी दो मॉलिक्यूल कोलाइड करें तो फौरन प्रोडक्ट बन जाए। मतलब कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कोलिजन इनइफेक्टिव होती हैं। अगर कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन गया तो ये इफेक्टिव कोलिजन है, और अगर कोलिजन के बाद प्रोडक्ट नहीं बना तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। अब इफेक्टिव कोलिजन कब होती हैं? इसके लिए दो शराइत हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल के पास सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली बात कि मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स को एक ख़ास डायरेक्शन में आके एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चाहिए, यानी उनकी ओरिएंटेशन भी सूटेबल होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल के पास, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास सूटेबल सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए और उनकी सूटेबल प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल की कोलिजन इफेक्टिव होगी। और इफेक्टिव कोलिजन के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी और ये अनस्टेबल होगा। जो ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी चूंकि लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ये फौरन डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कोलिजन थ्योरी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन कुछ गैसियस रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर भी होते हैं, और जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है इनका आमतौर पर ऑर्डर भी 1 होता है। तो कोलिजन थ्योरी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की किनेटिक्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसके लिए फ्रेडरिक लिंडमैन ने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया, जिसे लिंडमैन मैकेनिज्म कहते हैं, कि ये जो कॉमन परसेप्शन है कि गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा और इसका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन ऐसे भी रिएक्शन हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए लिंडमैन मैकेनिज्म ने कहा कि सम टाइम ऐसे होता है दो गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और इनकी कोलिजन के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये दो मॉलिक्यूल हैं ए, इन्होंने कोलाइड किया और सपोज हमने किया कि इनके पास सफिशेंट एनर्जी भी है और इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है। तो इनकी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी थी वो इनके बॉन्ड्स की वाइब्रेशनल एनर्जी में शिफ्ट हो गई, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल कम से कम एक्टिवेट होगा और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, ये अनस्टेबल है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है और रिवर्ट बैक भी हो सकता है रिएक्टेंट्स में। ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसे कहा जाएगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के प्रोसेस में गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये किसी डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल से कोलाइड करे और खुद भी डीएक्टिवेट हो जाए, या ये डीकम्पोज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी 1 ये है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज डीएक्टिवेटेड ड्यू टू कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज डीकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। तो ये देखिएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से कोलाइड करे और खुद भी डीकम्पोज हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। ये प्रोसेस कहलाएगा डीएक्टिवेशन। ये जो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था, ये एक्टिवेशन का प्रोसेस है, इसका रेट कांस्टेंट है K1।
जिसमें दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं विद सुटेबल एनर्जी, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड वन ऑफ देम इज एक्टिवेटेड। अब इसका रिवर्स प्रोसेस है डीएक्टिवेशन, जिसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी भी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है और वो दोनों ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसका रेट कांस्टेंट है K2। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डीकंपोज होके प्रोडक्ट बना ले। इस स्टेप का रेट कांस्टेंट है K3। अब ये हमारा इंटरमीडिएट है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये हमारा इंटरमीडिएट है। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी आफ्टर सम टाइम इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिसअपेरेंस। रेट ऑफ अपेरेंस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस। तो इसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। इस स्टेप को कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। जब रिएक्शन स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ इंटरमीडिएट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। ये देखिएगा कि व्हेन सफिशिएंट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉन्ड देन इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। its amplitude increases its amplitude of vibration increases and bond is broken. Now we have to note that ये जो पहले दो स्टेप थे एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन, ये बाइमोलेकुलर रिएक्शन है, लेकिन डीकंपोजिशन ये यूनिमोलेकुलर रिएक्शन है। ये देखिए इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इसके कॉन्ट्रेरी एक्टिवेशन के प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं और डीएक्टिवेशन के मॉलिक्यूल में भी दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात यहां पर ये याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि जो ही मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ वो फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। देयर इज सम टाइम गैप, और इस टाइम गैप के दरमियान जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना तो कुछ देर के बाद वो डीकंपोज होगा, लेकिन इस दौरान अगर वो किसी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से कोलाइड कर गया तो वो खुद भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। देयर इज सम टाइम गैप बिटवीन एक्टिवेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग दिस टाइम गैप देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यानी हमने पढ़ा कि bonds of activated molecule do not break immediately, rather these molecule remain activated for a finite time, and during this time there are two possibilities. पहली possibility तो ये है कि activated molecule deactivate हो जाए, और ये deactivate कब होगा? when it will be collided with some other deactivated molecule. और दूसरी possibility ये है कि activated molecule is decomposed to form product. अब रेट ऑफ रिएक्शन, हमने कहा अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, और यहां पर ये जो डीकंपोजिशन है ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। Now the concentration of activated complex is very small and it remains almost constant because activated complex is consumed as soon as it is produced. As soon as activated complex is formed, it is either deactivated or decomposed. ये हम बात कई दफा कर चुके हैं कि जब activated complex बनेगा तो या deactivate होगा या decompose होगा। This phenomena is called steady state approximation. And this concentration of activated complex is called steady state concentration, and steady state concentration is 0, and the rate of change in steady state concentration is steady state concentration constant होता है और इसमें rate of change 0 होता है. Then we can write rate of change in concentration of activated complex is 0.
अब ये देखिएगा कि K2 इज रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, K3 इज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन एंड K1 इज रेट ऑफ एक्टिवेशन. रेट ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू दिस वन. रेट ऑफ एक्टिवेशन चूंकि डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, और रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का स्केयर हो गया. K1 है रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन. इसके बाद हमने कहा दो पॉसिबिलिटीज होंगी, आइदर देयर विल बी डीएक्टिवेशन और देयर विल बी डीकम्पोजिशन. डीएक्टिवेशन के प्रोसेस में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड करता है डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के साथ, तो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन will depend on concentration of deactivated molecule multiplied by concentration of activated molecule, and K2 is rate constant for deactivation. अब देखें रेट ऑफ एक्टिवेशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. Decomposition is slowest step. Therefore, rate of reaction depends on rate of decomposition, and we can say rate of reaction is this one. Rate of reaction is equal to rate of decomposition. तो equation 3 में rate of decomposition it is equal to K3 into concentration of activated complex, and same is rate of reaction. और जब reaction steady state पे पहुंचेगा तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की अपेयरेंस का तो एक ही तरीका है कि दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया. अलबत्ता एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कि डीएक्टिवेशन के दो तरीके हैं, या तो ये डीएक्टिव यानी इसकी डिसअपेयरेंस के दो तरीके हैं, आइदर इट विल बी डीएक्टिवेटेड और इट विल बी डीकम्पोज्ड. यानी एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, और जो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस है it is equal to rate of deactivation plus rate of decomposition. Rate of disappearance of activated complex it is equal to rate of deactivation and rate of decomposition. अब आपने रेट इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 1 में हमने कहा कि रेट ऑफ अपेयरेंस इट इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्टिवेशन. अब आप इक्वेशन 4 में रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये वैल्यू पुट करें और रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की ये वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. दिस इज रेट ऑफ appearance of activated complex and this is rate of disappearance of activated molecule. Rate of disappearance of activated molecule is the sum of rate of deactivation and rate of decomposition. यहां से देखें लेफ्ट हैंड साइड से आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन को कॉमन ले सकते हैं. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन को हमने इस इक्वेशन 7 में लिख लिया. अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन की वैल्यू है इसे आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें. ये इक्वेशन 3a, यहां पर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन की ये वाली वैल्यू पुट करें, दिस वैल्यू. तो ये वैल्यू जब आपने पुट की तो आपके पास आ गई इक्वेशन 8. इक्वेशन 8 गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन. अलबत्ता अब यहां पर दो केसेस हैं. ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है. ये देखें, अगर रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ज्यादा हो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन से, तो इसका मतलब है K2 की वैल्यू विल बी मच ग्रेटर देन K3.
तो यहाँ इक्वेशन 8 में अगर K2 की वैल्यू ज़्यादा है K3 से, तो डिनोमिनेटर में हम K3 को इग्नोर कर सकते हैं। नो वी कैन इग्नोर K3 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये हमने K3 को इग्नोर कर दिया। अब देखें यहाँ पर a की एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पर a की एक्सपोनेंट 2 है, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब इक्वेशन 8 इस फॉर्म में आ गई। लेट दिस इज इक्वेशन 9। दिस इक्वेशन 9 गिव्स दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। और ये कब होगा? व्हेन प्रेशर इज हाई। जब आप गैसियस रिएक्शन पे हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, उनमें रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इंक्रीज होगा तो K2 की वैल्यू K3 से इंक्रीज हो जाएगी। और ये डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि आप K2 को K3 को इग्नोर कर सकते हैं। K3 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू K2। देन दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि अब देखें इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 1 पे डिपेंड करता है। देयरफॉर दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 1 है। अलबत्ता अगर प्रेशर लो हो तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, फिर उनमें कोलिजन नहीं होगी। उस केस में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसके डीकम्पोज होने के चांस ज़्यादा हैं और डीएक्टिवेट होने के चांस कम हैं। इस केस में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा केस 2 है। एट लो प्रेशर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज मच ग्रेटर देन रेट ऑफ डीएक्टिवेशन एंड वैल्यू ऑफ K3 इज मच ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ K2। तो देन चूंकि K3 की वैल्यू K2 से बहुत ज़्यादा है तो हम डिनोमिनेटर में K2 को इग्नोर कर सकते हैं। जब हमने डिनोमिनेटर में K2 को इग्नोर किया तो अब हमारे पास रेट लॉ इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास A का स्केयर है। A का स्केयर होने की वजह से अब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स के यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमोलेकुलर रिएक्शंस ऑफ गैसेस, they are second order at low pressure and they are first order at high pressure. Thank you very much dear students. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।